इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 4 जून के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता दुनिया का मुख्तलिफ खित्ता है। इस खित्ते में सीज फायर का मतलब होता है कि फायरिंग निस्बतन कम शिद्दत से हो, लेकिन मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा। Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefires when you're shooting in a more moderate manner. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने चौथी बार एक करारदाद मंजूर की है, जिसका मकसद सदर ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना है। The Constitution makes it clear the declaration of war is the authority and the responsibility of Congress. The concurrent resolution is adopted. ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है कि मैदान जंग में शिकस्त के बाद दुश्मन अब ईरान में तकसीम के बीज बो रहा है। दुश्मन खबीस हाल चه در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده. अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान किया है कि इसराइल और लेबनान जंग बंदी के निफाज पर मुत्तफिक हो गए हैं। ताहम इसराइली वजीर दिफा ने जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the South Atomic Sector. पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात और मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी के शिकवे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुलहुकूमत लाहौर में 18 साला घरेलू मुलाजमा की मौत, मुलजमान के खिलाफ मुकदमे में मुबैना गैंग रेप और अस्कात हमल के बाद कत्ल की दफात शामिल। बाजी को पता था कि आप उसके बेटे ने कुछ ज्यादती की है। बाजी जैसे गांव से आई, मैंने बाजी को कहा बाजी मुझे ये ऑन बाय नहीं किया। अच्छा। तो बाजी कहती उसने अगर किया भी ना तो बच्चा उसका नहीं है, बच्चा किसी और का। डैम के साए में प्यास, देखिए भारत का वो गांव जहां एक घड़ा पानी लाने में 3 घंटे लग जाते हैं। डैम हमारे घर के सामने है, लेकिन हम आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। काबुल की देग में पाकिस्तानी मसालों की खुशबू, सुनिए सरहदों से आजाद जायकों की दास्तान। नमकीन चावल खाने वाले अफगान शहरी अब मिसालेदार बिरयानी के भी दिलदादा हो गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले नौजवानों ने काबुल में एक रेस्टोरेंट कायम किया है जहां बड़ी तादाद में लोग बिरयानी खाने आते हैं। जब इंसानी शनाख्त की जगह बायोमेट्रिक शनाख्त और मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम ले चुका है, तो क्या हमारी ज़ाती मालूमात पहले से ज़्यादा महफूज हैं या पहले से ज़्यादा खतरे में? इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का कहना है कि मसला हल कर दिया गया है और मुतासरा अकाउंट्स को महफूज बनाया जा रहा है। कंपनी ने इन दावों को गलत करार दिया है कि इस खामी को आलमी रहनुमाओं के अकाउंट्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया गया। काहिरा से ओलंपिक्स तक मिलिए फरीदा खलील से, जिन्होंने आलमी खेलों में सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। मुझे लोगों से मुख्तलिफ होना पसंद है, इसलिए मैं पेंटाथलॉन की तरफ राग़िब हुई। मुझे मुख्तलिफ चैलेंजेस पसंद हैं। फरीदा खलील कोई आम स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। 14 बरस की उम्र में गुज़िश्ता बरस एक ही सीज़न में उन्होंने मॉडर्न पेंटाथलॉन के तमाम अहम मुकाबले जीते थे, जिसमें 3 यूथ ग्रेड और वुमेन सीनियर चैंपियनशिप के मुकाबले शामिल थे। महमूद अहमद नियाद ईरान जंग का सबसे अजीब मुअम्मा कैसे बने, सुनिए आज के ZBC रीड्स में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका और इसराइल ने एक ऐसे मंजरनामे पर गौर किया था जिसके मुताबिक ईरान में मुस्तकबिल के इक़्तिदार की एक मुमकिना शक्ल के तौर पर महमूद अहमदी निजात को पेश किए जाने की बात की गई थी। ये बात हजम करना ऐसे किसी भी शख्स के लिए मुश्किल है जो ये जानता है कि अहमदी निजात कौन है और किस तरह बरसों तक उन्हें दुनिया के सबसे मारूफ इसराइल मुखालिफ रहनुमाओं के तौर पर देखा जाता रहा है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुआहिदा तय पाने का इम्कान जाहिर किया है। वो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में साफियों के सवालों का जवाब
दे रहे थे। अमेरिकी सदर से सवाल किया गया कि क्या कुवैत पर ईरान के हमलों के बाद भी जंग बंदी बरकरार है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर चीज की एक वजह होती है। इस वजह की तफसीलात बताते हुए ट्रंप ने कहा कि जिस रोज ईरान ने कुवैत पर हमले किए, इससे पहले की रात अमेरिकी फौज ने ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की ताज़ा लहर देखने में आई थी। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर हमले किए थे और दोनों जानिब से इन्हें अपने दिफा में किए गए हमले करार दिया गया था। ईरान ने कहा था कि उसने खित्ते में अमेरिका के इत्तेहादी मुमालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है, जबकि अमेरिकी मरकजी कमान यानी सेंटकॉम की जानिब से ईरान के कशम जजीरे पर एक फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाने का दावा किया गया था। व्हाइट हाउस में साफी के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि हम ईरानियों पर बहुत शदीद हमले कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें किसी वजह से ही हो रही होती हैं। ताहम ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, जिसकी मदद से ईरान के इकदामात पर काबू पा लिया गया है, तो ये हालिया हमले कोई बड़ी बात नहीं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें यानी ईरानियों को किसी हद तक इश्तियाल दिलाया गया था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वो इसका जवाब दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान से मुमकिना मुआहदे पर उनका कहना था ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर हुआ तो मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक हो जाएगा। जब उनसे जंग बंदी से मुतालिक सवाल दोबारा पूछा गया तो अमेरिकी सदर का कहना था ये दुनिया का मुख्तलिफ खित्ता है। इस खित्ते में सीज फायर का मतलब होता है कि फायरिंग निस्बतन कम शिद्दत से हो रही है। ट्रंप ने कहा कि इस खित्ते में जंग बंदी दुनिया के दीगर हिस्सों की जंग बंदी से काफी मुख्तलिफ होती है। I hear the negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President, It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. Mr. President, yesterday. How do you define ceasefire? Pretty much the way it is. It's a different part of the world. I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. दूसरी जानिब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद मंजूर की है जिसका मकसद सदर ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना है। 208 के मुकाबले में ये करारदाद 215 वोटों से यूं मंजूर हुई कि 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ देते हुए अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग की मुखालफत की। ये चौथी बार है कि ऐवान ने ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की है। The Constitution makes it clear the declaration of war is the authority and the responsibility of Congress. The concurrent resolution is adopted. ऐवान की यह करारदाद अब भी रिपब्लिकन के ज़ेरे कंट्रोल अमेरिकी सेनेट की मंजूरी की मोहताज है। हत्ता कि अगर ये सेनेट में भी मंजूर हो जाए तो भी इससे ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर रोक देने का इम्कान कम है, क्योंकि ट्रंप इसको वीटो कर सकते हैं और इस वीटो को कालादम करार देने के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल जंग में नाकामी के बाद अब ईरान के अंदर तकसीम का बीज बोना चाहते हैं। जुमेरात को जारी किए गए अपने तहरीरी बयान में मुज्तबा खामनाई का कहना था कि दुश्मन को ईरान के साथ महाज आराई में शिकस्त हुई है और इसे अब जिल्लत का सामना है। उनका कहना था कि दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है और इसके लिए वो जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। मुज्तबा खामनाई का मजीद कहना था कि अमेरिका की क़यादत में साम्राज्य ने पिछले 80 सालों में इसराइल के नाम से एक फौजी अड्डा बनाया है और वो ग्रेटर इसराइल यानी दरियाए फुरात के मशरक में झूठे नाजायज कब्जे को तो कबूल करते हैं, लेकिन मशरकी सरहद पर एक मजबूत आज़ाद ईरान के वजूद को कबूल नहीं करते। दुश्मन खबीस हाल के दर मसाफ با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده. इसी दौरान ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा है कि हमारी अस्करी पोजीशन अब इससे ज्यादा मजबूत है जितनी जंग से पहले थी।
ईरान के खबर रसाई इदारे इरना के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा, लिहाजा जितनी देर भी जरूरत पड़ी हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने ऐलान किया है कि इसराइल और लेबनान जंग बंदी के नफाज पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक में जंग बंदी का ये मुआहिदा दीगर शराइत के साथ साथ हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों के मुकम्मल खात्मे से मशरूत है। बयान में कहा गया है कि तमाम ममालिक ने इस बात की तौसीक की है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तकबिल दोनों खुद मुख्तार हुकूमतों को ही तय करना चाहिए। उन्होंने किसी भी रियासत या गैर रियासती अंसर की जानिब से लेबनान के मुस्तकबिल को यरगमाल बनाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। मुआहदे की एक शर्त यह भी है कि दरियाए लितानी से लेकर सरहद तक जनूबी लेबनान का जो इलाका इसराइल के कंट्रोल में है वहां से हिजबुल्लाह के तमाम एहलकार निकल जाएंगे। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ऐसे जोन्स बनाने में मदद करेगा जहां लेबनानी मुसल्लह अफवाज इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल संभालेगी और तमाम गैर रियासती अनासर को बाहर रखा जाएगा। जंग बंदी का यह मुआहदा पीर के रोज तय पाने वाली एक जुज़वी जंग बंदी के बाद सामने आया है, जिसके बारे में लेबनान का कहना था कि इसके तहत इसराइल बैरूत पर बमबारी से गुरेज करेगा और बदले में हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले नहीं करेगा। दोनों ममालिक 22 जून को दोबारा मुलाकात करेंगे ताकि मजीद बातचीत की जा सके और एक जामे मुआहिदे तक पहुंचा जा सके। As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the South Litani sector. हिजबुल्लाह ने ताहाल इस ऐलान पर अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा है कि इसराइल लेबनान में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयां जारी रखेगा और जनूबी लेबनान से इनखला करने वाले रिहायशी अभी अपने घरों को वापस ना जाएं। जुमेरात को एक बयान में इसराइल काट्स ने कहा कि इसराइली फौज जनूबी लेबनान के सिक्योरिटी बफर जोन में मौजूद रहेगी, बाशमूल बेफोर्ट कैसल का वो इलाका जो 900 साल पुराना कला है जिस पर इसराइल ने शनिचर के रोज कब्जा किया था। जंग की शिद्दत में कमी लाने के मुआहदे के बावजूद इसराइली फोर्सेस और ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता रात भी फायरिंग का तबादला जारी रहा। लेबनानी शहर सौर के जबल आमिल अस्पताल के करीब होने वाले इसराइली हमले में 4 अफराद हलाक और तकरीबन 130 जख्मी हुए हैं। तफसील जान स्टोर्थ की रिपोर्ट में जिसे पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। सौर में पैदा होने वाला नन्ना फारिस सिर्फ 4 घंटे का है। उसकी माँ की सेहत बहाल हो रही है। ऐसे में उसकी दादी उसे बाहर लेकर आई है। जंग की अफरा तफरी में सुकून की नींद सोता हुआ। उसकी पैदाइश से कुछ देर पहले ही सौर शहर के मरकजी अस्पताल के करीब इसराइल के फिजाई हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल कहता है उसका हदफ शहरी नहीं है बल्कि उसके हमले सरहद पार से हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमलों के जवाब में हैं, मगर वो हिजबुल्लाह पर शहरी इलाकों और तनसीबात के करीब सरगर्मियां करने का इल्ज़ाम लगाता रहा है। इस दावे को डॉक्टर मुस्तरद करते हैं। यहाँ क्या हुआ? ये सवाल आप इजराइलियों से पूछें। हमला बगैर किसी पेशगी इत्तला के हुआ। क्या ये जगह मुमकिन मिलिट्री टारगेट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल सहाफ़ियों और तिब्बी अमले को निशाना बनाता रहा है ताकि हमें अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर किया जाए। हमले में दर्जनों मरीज और तिब्बी कारकुन जख्मी हुए। 4 तिब्बी एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। हफ्तों से जारी सफारती कोशिशों और जंगबंदी की बातों के बावजूद जनूबी लेबनान के वसी इलाके में जो हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ समझा जाता है, लड़ाई में कमी के बजाय शिद्दत देखने में आई है। ये समझने के लिए कि बड़े पैमाने पर लोग इनखला के अहकामात को मानने पर क्यों मजबूर हैं, आपको यहाँ होने वाली तबाही पर नजर डालना होगी। जो बाकी रह गए हैं उनके लिए अमन की कोई उम्मीद बाकी नहीं, क्योंकि इसराइल ने अपने कब्जे को मजीद वसअत और फौजी ऑपरेशन को शदीद तर करने का ऐलान किया है। हमारे जाते ही शहर पर एक और हमला हुआ। जंगज़दा इस खित्ते में एक नई जिंदगी ने जन्म लिया है। ये फारिस का वतन है और एक दिन उसे इसका दिफा करना पड़ेगा। फारिस की दादी ने कहा। बाय बाय फारिस। बाय बाय।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। 10 अजला की 24 जनरल नशिस्तों पर मुकाबले के लिए बड़ी सियासी जमातों की क़यादत खित्ते में मौजूद है, जबकि नौजवान वोटर्स पहली बार अपने हक के राय दही के इस्तेमाल को अहम मौका करार दे रहे हैं। 20 साला वोटर काजिम नकवी कहते हैं कि इलाके में पीने का पानी, सेहत और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल आज भी हल तलब हैं और माजी की हुकूमतों ने अमली इक़दामात की बजाय वादों पर ज्यादा इन्हिसार किया। उनका कहना है कि वो इस बार कारकर्दगी को वोट देंगे। इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सरगर्म है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात बराह रास्त हिस्सा लेने की इजाज़त ना होने के बाइस इसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में मौजूद हैं। PTI और दीगर अपोजिशन जमातें इंतखाबी अमल पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमती हुकाम का कहना है कि तमाम उम्मीदवारों के लिए यकसा ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात शफाफ तरीके से किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। तजज़ियाकारों के मुताबिक इस बार इंतखाबात में सबसे बड़ा सवाल नौजवान वोटरों का बढ़ता हुआ किरदार और सियासी जमातों की जानिब से वाज़ेह मंशूर का फुकदान है। 396 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जहां सियासी कशमकश को जाहिर करता है, वहीं आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी इंतखाबी मंजरनामे को मजीद पेचीदा बना रही है। नताइज से कबल ही गिलगित बल्तिस्तान की सियासत एक बार फिर मरकज और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात, बयानात और इंतखाबी दावों की लपेट में है, जबकि वोटर्स बुनियादी मसाइल के हल के मुंतज़िर हैं। फिलहाल डिसाइड नहीं किया है सर। अच्छा, अभी नहीं है हम लोग, हमारे लिए सब बेकार है। वोट देंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह हम PTI को वोट दे देंगे। हम इमरान खान के साथ है। वोट हमारा कर्नल साहब को मैं दे दूंगा। 70 सालों से हम देखते आए हैं कि कभी इधर किसी पे हम मोहर लगाते हैं तो उधर की चली जाती है, उधर से इधर होता आ रहा है। इमरान खान जिंदाबाद। मैं पीपल्स पार्टी को शुरू से वोट दे रहा हूँ और आइंदा भी पीपल्स पार्टी को ही दूंगा। किसको देंगे समझ नहीं आ रहा, जो भी नुमाइंदा है हमारे लिए कुछ काम नहीं किया है। कौन पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में हुंजा के लिए दी बेस्ट? वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, कुछ नहीं कह सकते। मैं अपने कोई जाते कामों में मसरूफ है, इसलिए ये सियासत के साथ दिलचस्पी। वोट तो देंगे, वोट जो अच्छा बंदा होगा उसको सोच समझ कर वोट दे देंगे। कोई पाकिस्तान का खिदमत करे उनके लिए वोट है हमारे लिए बस। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्कद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी और मजहबी जमातों ने आइंदा इंतखाबात, आइनी इस्लाहात और मसला कश्मीर से मुतल्लिक अहम नुकात पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इयादा किया और जमहूरी और आइनी अमल को रियासती इस्तेकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। करारदाद में कहा गया है कि कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर आइन और कानून के मुताबिक शफाफ और पुरअमन माहौल में किए जाएंगे, जबकि इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की मुदाखलत को कानूनी तौर पर रोका जाएगा। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतल्लक शिक में कहा गया कि उनकी नुमाइंदगी एक तारीखी और आइनी हकीकत है, ताहम इस निज़ाम में मुमकिन इस्लाहात के लिए वसी तर मुशावरत ज़रूरी है, जिसमें सियासी जमातें, वुकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी शामिल होंगी। इजलास में सियासी मुकालमे, बर्दाश्त और पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को खित्ते में इस्तेकाम की बुनियाद करार दिया गया है। वाज़ेह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म, 4 साबिक़ वज़राए आज़म, कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के सरबराहान या उनके नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया था और एक्शन कमेटी ने अपनी 9 जून की एहतजाज की कॉल को भी वापस नहीं लिया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था कि मुहाजिरीन की नशिस्तों का फैसला कोई एक जमात कर ही नहीं सकती, बल्कि इसके लिए तमाम सियासी जमातों का इस अमल में शामिल होना नागुज़ीर है। मैंने कहा जब पिछली बार उनकी तरफ से कॉल दी गई थी तो उस वक्त उनके कुछ ऐसे मुतालबात थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला किया, लेकिन उसके बाद जो उनसे मुआहदा हुआ, हमने ये कोशिश की कि हुकूमत में आने के बाद जितने भी मामलात थे हमने उसको करने में एक लम्हा भी ताख़ीर नहीं की और अल्लाह ने किया कि काफ़ी हद तक वो मामलात हल भी हुए और उनके साथ एक राब्ता भी रहा।
لیکن ایک ایسا اس میں شک تھی جس میں ایک نکات مہاجرین کی سیٹوں سے متعلقہ تھا، جس میں ایک کمیٹی بنی تھی جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اس معاملے کے حل کے لیے. وہ ایک ایسی بیسک بنیاد بنی دوبارہ سے اس تاریخ کو جو انہوں نے کال دی ہوئی تھی. لیکن ہماری طرف سے یہ پوری کوشش ہے. ابھی ریسنٹلی پرسوں وفاق کی طرف سے بھی ایک کمیٹی آئی تھی جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی. میں خود بھی اس میں موجود تھا. بڑے اچھے ماحول میں ہماری بات چیت بھی رہی. ان کے ساتھ تمام ایشوز کو ڈسکس بھی کیا گیا. حکومت کی طرف سے جتنے معاملات تھے جو حل کیے گئے ایک ایک کر کے وہ بھی بتائے گئے. لیکن ان سے صرف ایک ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا یہ وقت دے دے، چونکہ جو ڈیٹ انہوں نے دی تھی 9 تاریخ کی، تو جب چونکہ اس آئینی ترمیم یا کسی بھی حوالے سے جو سیٹس کا فیصلہ تھا وہ اکیلے ایک جماعت کے بس کی بات نہیں، اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے تھا. اور اس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ APC بلائیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس پہ بات کریں اور پھر ایک کنسنسس بنانے کے بعد ہم اس میں آگے بڑھیں. لیکن ان کی طرف سے ہمیں وقت نہیں دیا گیا، بلکہ ہم نے آخری حد تک کوشش کی کہ چونکہ الیکشن کا شیڈول بھی اناؤنس ہونا ہے تو ہمیں 8-10 دن مزید مل جائیں. لیکن ان کی طرف سے یہ بات تھی کہ ہم ایک دن بھی زیادہ نہیں دیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ 7 تاریخ تک مذاکرات کے دروازے کھلے رکھیں گے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک 18 سالہ گھریلو ملازمہ عائشہ کی موت کے بعد مبینہ اجتماعی زیادتی اور اسقاط حمل سے جڑے ایک حساس اور پیچیدہ مقدمے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے. پولیس نے کیس میں قتل کی دفعات شامل کرتے ہوئے تفتیش لاہور انویسٹیگیشن ونگ کے سپرد کر دی ہے. پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر عائشہ نے ایک FIR میں مالک مکان کے بیٹے اور ڈرائیور پر اجتماعی زیادتی کا الزام عائد کیا تھا. تاہم بعد میں عدالت میں دیے گئے بیان میں اس نے صرف ڈرائیور کو نامزد کیا. عائشہ کے اہل خانہ کا موقف ہے کہ یہ بیان دباؤ کے تحت تبدیل کروایا گیا تھا. تحقیقات کے مطابق عائشہ کی موت مبینہ اسقاط حمل کے بعد پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی. تاہم حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد واضح ہوگی. پولیس کا مزید کہنا ہے کہ تمام پہلے سے کلیئر قرار دیے گئے افراد کو بھی دوبارہ تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے. اس کیس میں ڈرامائی موڑ اس وقت سامنے آیا جب عائشہ کی جانب سے موت سے قبل ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں. اچھا، باجی کو پتا تھا کہ اس کے بیٹے نے کچھ زیادتی کی ہے؟ باجی جیسے گاؤں سے آئی میں نے باجی کو کہا باجی مجھے یہ آن بھائی نے کیا. اچھا، تو باجی کہتی اس نے اگر کیا بھی نا تو بچہ اس کا نہیں ہے، بچہ کسی اور کا. میں نے پھر باجی کہا باجی یہ بچہ اس آن بھائی کا ہے، آن بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. پھر جو ڈرائیور تھا اس نے بھی زیادتی کی ہے، بچہ اس کا تھا. اچھا، اور پھر اس کے بعد وہی بات اس کے بعد نہیں بات ہوئی دوبارہ؟ نہیں. ابھی جو آپ کو 15-20 دن پہلے آپریشن کروایا وہ بھی باجی نے کروایا؟ ہاں جی، وہ آپ کو پتا ہے کہاں سے کروایا آپریشن؟ وہ لاہور سے باہر ہے ڈاکٹر. کہاں پہ پتا ہے آپ کو؟ سندر روڈ والی سائڈ پر ہے. سندر روڈ. BBC آزادانہ طور پر اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کر سکا. لاہور پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 18 سالہ لڑکی کا حمل مبینہ طور پر ضائع کرنے کے لیے اسے رائیونڈ کے ایک نجی کلینک لے جایا گیا تھا اور پھر حالت بگڑنے کے بعد اسے لاہور کے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ چند روز زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی. ادھر متاثرہ لڑکی کے والد نے موقف اختیار کیا کہ ان کی بیٹی کو انصاف کے عمل میں دباؤ کا سامنا رہا ہے اور وہ سچ بیان کرنے سے روک دی گئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ خاندان انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ مقدمہ اب ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں تفتیش، طبی رپورٹس اور عدالتی بیانات مل کر ہی یہ طے کریں گے کہ اصل حقیقت ہے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں انلیگل ابارشن جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ 3 سے 10 سال تک ہے. مختلف سچویشنز ہیں اس کی. کرنے والا، جس نے کروایا ہے، جس نے معاونت کی ہے، وہ عطائی ڈاکٹر، وہ ہاسپٹل، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے قانون کے اندر آ جائیں گی. دوسری بات جو ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا جو میڈیکل ہوا ہے اس میں اس کی کاز آف جو ڈیتھ ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ چونکہ بچی کی عمر کم تھی، بچی جو ہے وہ پہلے ہی عطائیوں کے ہاتھ چڑھ گئی، اس کا ابارشن ہو گیا، اس کی ویکنس یا اس کے دوسرے معاملات کی وجہ سے اس کو اگر ہائی ڈوز قسم کی میڈیسن دی گئی ہیں تو اس کی وجہ ہارٹ اٹیک کی وہ میڈیسن بھی ہو سکتی ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ 302 کی طرف آتا ہے اور 302 کی سزا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہے. اور اس میں جو جن لوگوں نے مشورہ دیا اس کی مالکن ہو جائے گی یا دوسرے اور لوگ جنہوں نے یہ مشورہ دیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا. سامعین ذرا سوچئے،
आपके घर से चंद किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा डैम मौजूद हो जो एक बड़े शहर की प्यास बुझाता हो, लेकिन आप खुद पानी के एक घड़े के लिए रोजाना कई घंटे पैदल चलने पर मजबूर हों। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के दापुरमल गांव के मकीनों की जिंदगी इसी तजाद की तस्वीर है। अपर वैतरना डैम मुंबई को पानी फराहम करता है, मगर इसके करीब आबाद ये गांव आज भी बुनियादी सहूलत से महरूम है। शदीद बारिशों वाले इस इलाके में गर्मियों के दिन आते ही पानी नायाब हो जाता है और खवातीन, मर्द और बच्चे पहाड़ी रास्तों पर 4 किलोमीटर का दुश्वार सफर तय करके जिंदगी की इस बुनियादी जरूरत को अपने घरों तक पहुंचाते हैं। आखिर इतनी बारिशों और एक बड़े डैम के बावजूद इस गांव के हिस्से में प्यास क्यों आई? तफसील दीपाली जगताप से। डैम हमारे घर के सामने है, लेकिन हम आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। हम हुकूमत से पानी, सड़क और बुनियादी सहूलियत का मुतालबा करते हैं, लेकिन हमारी बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। हमारे इलाके से पानी मुंबई को सप्लाई किया जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलता। ये महाराष्ट्र के एक गांव की कहानी है जो ऊपरी वेतरना डैम के करीब वाकई है। यही डैम मुंबई को पानी फराहम करता है, मगर उसके साए में रहने वाले लोग खुद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इंडिया को आज़ाद हुए 78 बरस हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ये गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। गांव तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी, खड़ी और दुश्वार पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। यहाँ कोई सवारी नहीं पहुंच सकती, न 2 पहिए वाली न 4 पहिए वाली। यहाँ तक कि साइकिल से भी जाना मुमकिन नहीं। किती वर्षांपासून आप कितने अरसे से इसी तरह सफर कर रहे हैं? हम रोज ऐसे ही सफर करते हैं, सामान लेकर भी। और हामिला खवातीन भी? हम उन्हें चादर पर उठाकर ले जाते हैं। यहाँ यही सूरत हाल रही है। हमें पहाड़ी चढ़कर इस गांव तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगे और यहाँ 325 लोग रहते हैं। दापुरमल में पानी का सिर्फ एक कुआं है, लेकिन अब वो भी सूख चुका है। गांव वालों के मुताबिक पानी का कोई दूसरा जरिया मौजूद नहीं। यहाँ न नल है और न ही पाइपलाइन। मार्च शुरू होते ही पानी का बहरान भी शुरू हो जाता है और साथ ही पानी हासिल करने की एक जानलेवा जद्दोजहद भी। गांव से नजर आने वाले डैम तक पहुंचने के लिए लोगों को रोजाना तकरीबन 4 किलोमीटर दुश्वार पहाड़ी उतरनी पड़ती है। पुरानी चप्पलें पहने, पत्थरों और चट्टानों से भरे रास्ते पर ऐसे मोड़ों से गुजरते हुए जहां किसी भी लम्हे तवाज़ुन बिगड़ सकता है। तकरीबन 1 घंटे बाद हम भी उनके साथ डैम तक पहुंचे। सख्त गर्मी में सर पर पानी से भरा मटका उठाए वो फिर तकरीबन 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करते हैं। त्यात किती पोराची अंगा धुवायची, किती स्वयंपाक करायचा। 1 मटका पानी मिलता है। अब बताइए, इससे नहाएं, खाना पकाएं, बच्चों को नहलाएं या खुद नहाएं? 1 मटका पानी से आखिर क्या हो सकता है? बर्तन भी धोने होते हैं। रोज इतना चलने से टांगे दर्द करती हैं। नीचे मवेशियों के लिए भी पानी नहीं है, तो वो कहाँ से पानी पिएं? जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं और हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन ना पानी है ना सड़क। इंतखाबात के वक्त सब आते हैं और कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद कोई वापस पलट कर नहीं आता। शाळा नाही आमच्या गावात, तो शाळेत जात नाही। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। स्कूल जाने से पहले हमें पानी लाना पड़ता है और घर का काम भी होता है। मेरा भी दिल करता है कि मैं पढूं, लेकिन यहाँ स्कूल ही नहीं है। दूसरे गांव जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं है, इसीलिए यहाँ की लड़कियाँ तालीम हासिल नहीं कर पाती। संगीता और चांद्रिका पारधी शादी के बाद इस गांव में आई। हमल के दिनों में भी वो इस जद्दोजहद से नहीं बच सकी। उनका कहना है कि सड़क ना होने की वजह से डिलीवरी के लिए भी उन्हें चादर में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता था। संगीता के घर में 6 अफराद हैं। ऐसे में 1 घड़ा पानी आखिर कितना काम आ सकता है? किसी तरह इसी पानी से खाना पकाते हैं और पीने का काम चलाते हैं। शाम को फिर एक बार पानी लाने जाना पड़ता है।
डर लगता है हमें पहाड़ी के किनारे पर चलने में। अगर कोई शख्स फिसल जाए तो वो सीधा डैम के पानी में गिर सकता है। गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुंबई ने तरक्की की कई मंजिलें तय की हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन पर काम जारी है, मेट्रो चलती है और कोस्टल रोड भी शहर की तरक्की की आलमात बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि इस गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद वैतरना डैम का पानी आज तक यहाँ के लोगों तक क्यों नहीं पहुँच सका? आखिर ये नाकामी किसकी है? क्या ये यहाँ के निजाम और हुकूमत की नाकामी नहीं? बीबीसी मराठी से गुफ्तगू में शाहपुर के तहसीलदार ने बताया कि दापुरमल में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है। उनके मुताबिक सड़क न होने की वजह से पानी का बहरान पैदा हुआ। ताहम एक एनजीओ के ताउन से आर्जी सड़क की मंजूरी आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि भावली वाटर सप्लाई स्कीम का 70 से 80% काम मुकम्मल हो चुका है और फिलहाल किसी मुतबादिल जरिए से पानी फराहम करना मुमकिन नहीं। पानी दुनिया भर में एक बुनियादी इंसानी हक समझा जाता है, लेकिन दापुरमल के लोग आज तक इस हक से महरूम हैं। सवाल ये है कि पानी के इंतजार में इन लोगों को अब कितना और वक्त गुजारना पड़ेगा। सामीन, अफगान जब हिजरत करके पाकिस्तान आए थे तो अपने साथ काबली पुलाव और दीगर खाने लाए, और जब वापस जा रहे हैं तो अपने साथ मसालेदार बिरयानी ले गए हैं। आजकल काबुल में बिरयानी के चर्चे हैं। तफसील जानिए अजीजुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। नमकीन चावल खाने वाले अफगान शहरी अब मिसालेदार बिरयानी के भी दिलदादा हो गए। अफगानिस्तान वापस जाने वाले नौजवानों ने काबुल में एक रेस्टोरेंट कायम किया है जहां बड़ी तादाद में लोग बिरयानी खाने आते हैं। 1 साल हो रहा है और स्टार्टिंग जो है एक रेडी से स्टार्ट की। यहाँ पे काबुल में उसको कराची कहते हैं रेडी को, तो रेडी से स्टार्ट किया। तो अभी माशाल्लाह से रेस्टोरेंट 7-8 बंदे तो सिर्फ वेटर्स है। ये नौजवान पाकिस्तान के शहर क्वेटा में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और इसी दौरान उन्होंने बिरयानी पकाने का हुनर भी सीखा है और अब वो इसी हुनर का इस्तेमाल अपने वतन में कर रहे हैं। लोग काफ़ी पसंद करने लगे और दिन के अगर बताए तो 500 से 600 लोग आ जाते हैं और ये आते रहते हैं। कोई डिलीवरी के मतलब थ्रू हमारी चीज़ें लेते हैं, कोई ऐसे ही रेस्टोरेंट आकर चीज़ें लेते हैं। तो अफगानिस्तान में बेशतर लोग सिर्फ नमक या इंतहाई कम मिसाले वाली डिशेस पसंद करते थे, लेकिन मिर्च मिसालों से भरपूर बिरयानी का जायका अब उन्हें पसंद आया है। बिरयानी बिरयानी अफगानिस्तान में पहले नहीं चलती थी। जब से तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान से अफगान वापस आए हैं, तब से बिरयानी का कारोबार अरूज पर है। काबुल में महदूद सतह पर बिरयानी पहले भी खाई जाती थी, लेकिन अब जगह जगह बिरयानी फरोख्त हो रही है। जो भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्हें रोजगार का कोई इशू नहीं, खासकर कुकिंग का काम हमें भी जरूरत है, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिसालेदार बिरयानी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान का जायकेदार काबली पुलाव पाकिस्तान में अब भी बहुत पसंद किया जाता है। सुबह आप उठते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और पता चलता है कि आपका अकाउंट आपके हाथ से निकल चुका है, पासवर्ड तब्दील हो चुका है, ईमेल बदल दी गई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये है कि जब इंसानी शनाख्त की जगह बायोमेट्रिक शनाख्त और मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम ले रहे हैं, तो क्या हमारी ज़ाती मालूमात पहले से ज़्यादा महफूज हो रही हैं या पहले से ज़्यादा ख़तरे में हैं? इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का कहना है कि मसला हल कर दिया गया है और मुतासरा अकाउंट्स को महफूज बनाया जा रहा है। कंपनी ने इन दावों को गलत करार दिया है कि इस खामी को आलमी रहनुमाओं के अकाउंट्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोज़ और तस्वीर में दावा किया गया है कि बाज़ अफराद इंस्टाग्राम के अकाउंट बहाली के निज़ाम को धोखा दे रहे थे। टेक्नोलॉजी वेबसाइट 4 और 4 मीडिया के मुताबिक इसी दौरान बाज़ नुमाया अकाउंट्स भी हैक हुए, जिनमें बराक ओबामा के दौरे सदारत में इस्तेमाल होने वाला एक तस्दीक शुदा अकाउंट
भी शामिल था। इस अकाउंट से मुबैना तौर पर ईरान के हक़ में मवाद शाया हुआ, जिसके बाद इसे वापस हासिल कर लिया गया। मेटा का कहना है कि आलमी रहनुमाओं के अकाउंट्स हैक होने के दावे दुरुस्त नहीं हैं। तो ये हुआ कैसे? हैकर्स ने बज़ाहिर इंस्टाग्राम के अकाउंट की बहाली के निज़ाम को धोखा दिया। वो अपना मकाम असल सारिफ जैसा ज़ाहिर करते, फिर मसनूई ज़हानत वाले मावन से अकाउंट में नई ईमेल शामिल कराते। इसके बाद तस्दीकी कोड उन्हीं के ईमेल पर जाता और पासवर्ड बदलने का रास्ता खुल जाता। माहिरीन के मुताबिक अकाउंट की बहाली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंतहाई हसास हिस्सा होता है। अगर इस अमल में शनाख्त की जांच कमज़ोर हो तो असल मालिक के बजाय कोई और शख्स अकाउंट पर कब्ज़ा कर सकता है। मसला सिर्फ चैटबॉट का नहीं है, बल्कि इस इख्तियार का है जो इसे दिया जाता है। अगर मसनूई ज़हानत ईमेल बदलने, पासवर्ड बहाल करने या तस्दीकी कोड जारी करने जैसे फ़ैसले कर सकती है तो गलती का असर बहुत बड़ा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मसनूई ज़हानत कस्टमर सर्विस को तेज़ और सस्ता बना सकती है, लेकिन अकाउंट, शनाख्त और निजी मालूमात जैसे मामलात में सिर्फ सहूलत काफ़ी नहीं। असल सवाल ये है कि जब एक खुदकार निज़ाम को हमारी डिजिटल शनाख्त की चाबी दी जा रही है तो इसकी निगरानी कौन कर रहा है? अहमद एलगंडी ने 2024 के ओलंपिक्स में मॉडर्न पेंटाथलॉन के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। मिस्र का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखवा दिया और अपने खित्ते में एथलीट्स को मुतासिर किया। और अब मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साल की एथलीट से गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही है। नाम है उनका फरीदा खलील। गुज़िश्ता एक सीज़न में मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में उन्होंने मुतअद्दिद एजाज़ात जीते हैं। मुझे लोगों से मुख्तलिफ होना पसंद है, इसलिए मैं पेंटाथलॉन की तरफ राग़िब हुई। मुझे मुख्तलिफ चैलेंजेस पसंद हैं। फरीदा खलील कोई आम स्कूल जाने वाली लड़की नहीं है। 14 बरस की उम्र में गुज़िश्ता बरस एक ही सीज़न में उन्होंने मॉडर्न पेंटाथलॉन के तमाम अहम मुकाबले जीते थे, जिसमें 3 यूथ ग्रेड और वुमेन सीनियर चैंपियनशिप के मुकाबले शामिल थे। मॉडर्न पेंटाथलॉन 5 खेलों पर मुश्तमिल है: रनिंग, शूटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग और ऑब्स्टिकल स्पोर्ट्स। मेरा दिन 5 बजे शुरू होता है। हर खेल की प्रैक्टिस में 2 घंटे लगते हैं। स्विमिंग 5 से 7 बजे तक, रनिंग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक या 9 बजे तक। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। फरीदा ने बहुत छोटी उम्र में आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेना शुरू किया। कामयाबियां जल्द ही उनका मुकद्दर बन गईं और वो तेज़ी से सीनियर स्टेज पर मुकाबला करने लगीं। मैं इस खेल में अपने भाई यूनिस से मुतासिर होकर आई। वो मुझसे 1 साल पहले ये खेल खेलता था। मैं उन्हें देखती थी और उनकी तरह मुख्तलिफ चीज़ें करना चाहती थी, कभी रनिंग, कभी स्विमिंग और कभी शूटिंग। मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना है, और जब मैंने किया तो मैंने 1 साल तक मुकाबलों में हिस्सा लिया, फिर आलमी चैंपियनशिप में पहुंच गई। अपने नाम के बरक्स मॉडर्न पेंटाथलॉन एक पुराना खेल है। इसे जदीद ओलंपिक्स के बानी फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले बैरों पियर डी कुबर्टन ने मुतारिफ कराया, जो कदीम यूनानियों के पेंटाथलॉन से मुतासिर थे। एक ऐसा मुकाबला जो सिपाहियों की महारत का जायज़ा लेने के लिए बनाया गया था। इस खेल को पहली बार 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक्स में शामिल किया गया और इसके बाद ये हर ओलंपिक्स का हिस्सा रहा है। मिस्र इसमें तमगा जीतने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बना, जहां अहमद एलगंडी ने 2020 में टोक्यो में चांदी और पेरिस में सोने का तमगा हासिल किया। मिस्र में मॉडर्न पेंटाथलॉन का मुकाबला अब एक अहम खेल बन चुका है। हमारा हदफ 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स हैं। फरीदा 15 की हो गई हैं और उनका कहना है कि उनका ख़ानदान उनकी हर कदम पर मदद करता है, ख़ास तौर पर उनके वालिद जो उनके कोच भी हैं। वो हर मिनट सीख रही थी। आज हम एक बड़े ख्वाब की तामीर कर रहे हैं। हर मिनट कीमती है। सिर्फ फरीदा का शेड्यूल ही नहीं, पूरे घर का शेड्यूल इसके मुताबिक ढाला गया है ताकि वो हर दिन 14 घंटे ट्रेनिंग कर सके। हमारे पूरे खानदान ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। फरीदा कम उम्र हो सकती हैं, लेकिन वो अपने से ज़्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ियों से मुकाबला करते हुए नहीं घबराती। मैं उम्र के बारे में नहीं सोचती। मैं एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचती कि वो मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं। मेरे लिए सिर्फ ये एक मुकाबला है जहां मुझे अपनी मुकम्मल कारकर्दगी दिखानी है और अपना फ़र्ज़ अदा करना है। मैंने तरबियत में सख्त मेहनत की है और मैदान में जाकर भी 5 खेलों में पूरी मेहनत की। सीनियर वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद ये नौजवान एथलीट आइंदा ओलंपिक्स में अफ्रीका के लिए सोना जीतने की एक मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरती नजर आती हैं। क्या वाकई ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका
और इसराइल ने एक ऐसे मंजरनामे पर गौर किया था जिसके मुताबिक ईरान में मुस्तकबिल के इक़्तिदार की एक मुमकिन शक्ल के तौर पर महमूद अहमद नियाद को पेश किए जाने की बात की गई थी। अहमद नियाद कौन है और क्या है ये पूरा मामला, सुनिए जीबीसी रीड्स में समरा फातिमा से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका और इसराइल ने एक ऐसे मंजरनामे पर गौर किया था जिसके मुताबिक ईरान में मुस्तकबिल के इक़्तिदार की एक मुमकिन शक्ल के तौर पर महमूद अहमदी निजाद को पेश किए जाने की बात की गई थी। ये बात हजम करना ऐसे किसी भी शख्स के लिए मुश्किल है जो ये जानता है कि अहमदी निजाद कौन है और किस तरह बरसों तक उन्हें दुनिया के सबसे मारूफ इसराइल मुखालिफ रहनुमाओं के तौर पर देखा जाता रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और ये दावे क्यों किए जाते रहे हैं कि उन्होंने अपने बयानात से इसराइल को नुकसान नहीं फ़ायदा पहुंचाया। मैं हूं समरा फातिमा और मुझसे आज बीबीसी रीड्स में सुनिए इसी बारे में सहाफ़ी सईद जाफरी की ये तहरीर। महमूद अहमदी निजाद वो शख्स हैं जिन्होंने होलोकॉस्ट पर सवाल उठाया, इसराइल को एक जाली रियासत करार दिया और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की परवाह किए बगैर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत का दिफा किया। इस नौइयत के मौक़िफ़ और बयानात ने अहमदी निजाद को उन शख्सियात में शामिल कर दिया जिनका हवाला इसराइली हुक्काम अक्सर दुनिया को ईरानी खतरे की वजाहत के लिए देते रहे हैं। अब यही नाम एक बार फिर हालिया ईरान जंग की अजीब तरीन कहानियों में सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदी निजाद को मुस्तकबिल के इक़्तिदार की एक मुमकिन शक्ल के तौर पर देखे जाने का ख्याल दरअसल इसराइल के उस मंसूबे का हिस्सा था जो आयतुल्लाह खामेनेई की हलाकत और ईरान में ताकत के मरकजी ढांचे में अदम इस्तेहकाम के बाद के दौर के लिए तैयार किया गया था। महमूद अहमदी निजाद और उनके करीबी साथियों ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है और अहमदी निजाद इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं इस बारे में भी कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये कहानी इतनी गैर मामूली थी कि बहुत से अमरीकी और इसराइली तज्जियाकारों ने भी इसे शक की नज़र से देखा। बुनियादी सवाल सादा है, इसराइल और अमेरिका एक ऐसे शख्स पर क्यों एतमाद करेंगे जो बरसों तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सबसे सख्त इसराइल मुखालिफ बयानिए की अलामत बना रहा। इस तजाद ने बाज़ मुबस्सिरीन को ये भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या अहमदी निजाद की शबी उतनी सादा नहीं थी जितनी गुज़िश्ता बरसों में दिखाई जाती थी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमदी निजाद एक ऐसा दुश्मन थे जो इसराइल के लिए फ़ायदेमंद थे। इस कहानी की हसासियत को समझने के लिए हमें महमूद अहमदी निजाद के ईरान सियासत में उरूज के ज़माने की तरफ वापस जाना होगा। वो सन 2003 में तेहरान के मेयर मुंतखब हुए थे और उस वक्त तक वो ईरान के सियासी मंजरनामे में ज़्यादा मशहूर शख्सियत नहीं थे। अहमदी निजाद सन 2005 में इंसाफ, सादगी और बदनवानी के खिलाफ जंग के नारे के साथ इक़्तिदार में आए थे, लेकिन वो जल्द ही आलमी सतह पर एक नुमाया शख्सियत बन गए, अपने दाखिली एजेंडे की वजह से नहीं बल्कि इसराइल, अमेरिका और होलोकॉस्ट के बारे में अपने बयानात की वजह से। अक्टूबर 2005 में तेहरान में आलमी सतह पर सहयूनियत के बगैर दुनिया के उन्वान से होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में महमूद अहमदी निजाद ने कहा था कि अमेरिका और सहयूनियत के बगैर दुनिया मुमकिन है। इस तकरीब में उन्होंने रूहुल्लाह ख़मैनी से मंसूब एक जुमला दोहराया जिसे मगरबी मीडिया ने इस तौर पर पेश किया कि गोया उन्होंने इसराइल को नक्शे या सफ़ह हस्ती से मिटा देने की बात की हो। तकरीबन एक साल बाद तेहरान में होलोकॉस्ट पर नज़रसानी के मौजू पर एक मुतनाज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी और इस इजलास में होलोकॉस्ट की असलियत का इनकार करने वाली मारूफ शख्सियात की शिरकत ने आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। कई इसराइली अहदेदारों ने और तज्जियाकारों ने बाद में बरसों में खुलकर कहा कि महमूद अहमदी निजाद ने अपने सख्त बयानात और होलोकॉस्ट के इनकार के ज़रिए दरअसल इसराइल के मफाद में काम किया। सन 2008 में मोसाद के साबिक़ सरबराह इब्राहिम हेलवी ने उन्हें इसराइल के लिए ईरान का सबसे बड़ा तोहफ़ा करार दिया क्योंकि उनके मुताबिक अहमदी निजाद के बयानात ने दुनिया के लिए ईरान ख़तरे को संजीदगी से लेना आसान बना दिया। इस मामले ने अहमदी निजाद के कुछ नाक़दीन को ये सवाल उठाने पर भी मजबूर किया कि क्या उनकी पॉलिसीज़ और बयानात ने अमली तौर पर ईरान या उसकी हुकूमत के बजाय इसराइल को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। अहमदी निजाद ने ईरान पर आयद पाबंदियों को फटा हुआ कागज़ करार दिया, जौहरी मामले को एक ज़्यादा नाजुक मरहले तक पहुँचाया, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के ख़िलाफ़ कई करारदादों का बायस बने और मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया।
کچھ بین الاقوامی مبصرین کا خیال تھا کہ انہوں نے بالواسطہ طور پر اسرائیل کے ایرانی خطرے کے بیانیے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ایک زندہ اور بلند آواز مثال بنانے کے طور پر مدد کی۔ یقیناً احمدی نژاد کے حامیوں کا موقف ہے کہ انہوں نے اس دور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری بیانیے کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک خارجہ اور نظریاتی پالیسی اختیار کی، اور ان کا مقصد در حقیقت اسرائیل اور مغرب کا مقابلہ کرنا تھا، نہ کہ ان کی مدد کرنا۔ لیکن محمود احمدی نژاد اپنی صدارت کے خاتمے کے بعد ان کی آیت اللہ علی خامنئی اور ایران کے طاقتور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ ایران کی نگہبان کونسل نے انہیں کئی بار نااہل قرار دیا اور وہ آہستہ آہستہ خود کو ایک مکمل حکومت حامی شخصیت سے بدل کر ایک تنقیدی، عوامی اور حتیٰ کہ اقتدار کے کچھ ڈھانچوں کے مخالف سیاستدان کے طور پر پیش کرنے لگے۔ حتیٰ کہ ایوان صدر میں اپنے دور کے دوران سپریم لیڈر کی حمایت نے کم از کم ظاہری طور پر یہ یقینی بنایا کہ احمدی نژاد کو دیگر سابق سربراہان مملکت کی طرح مکمل طور پر نظر انداز نہ کیا جائے اور وہ مصلحت تشخیص کونسل کے رکن کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس درمیان سوشل میڈیا پر احمدی نژاد نے اپنے لیے ایک نئی چھوی بنانے کی کوشش کی۔ انگریزی میں ٹویٹس کرنا، یونیورسٹی آف مشیگن کی فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دینا یا امریکہ کے معروف ریپ اور ہپ ہاپ گلوکار ٹوپاک شکور کے اقوال کا حوالہ دینا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اس بات پر تعریف کی جسے وہ امریکی سیاسی بدعنوانی کے خلاف جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی انسٹیٹیوٹ برائے قومی سلامتی میں ایران اور شعبہ محور پروگرام کے ڈائریکٹر راز زمین نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا، احمدی نژاد اپنی صدارت کے دوران عوامیت پسندی اور موقع پرستی کا ایک امتزاج تھے، ایک ایسا شخص جو ایک طرف اسرائیل کی تباہی کی بات کرتا ہے اور ہولوکاسٹ کا انکار کرتا ہے، لیکن دوسری طرف کبھی کبھار متضاد اور غیر متوقع موقف اختیار بھی کر لیتا ہے۔ زمین نے مزید لکھا کہ حالیہ برسوں میں محمود احمدی نژاد نے خود کو زیادہ معتدل اور ایرانی و مغربی عوام کے لیے قابل قبول دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگرچہ بعض جائزوں کے مطابق انہیں ایرانی معاشرے کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حمایت 9 کروڑ سے زیادہ آبادی والے ملک ایران میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کے کسی منظرنامے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احمدی نژاد کے پاس نہ تو کوئی مضبوط تنظیمی بنیاد ہے اور نہ ہی پاسداران انقلاب انہیں حمایت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی نہیں، نیو لائنز نامی ایک تجزیاتی جریدے نے جو خارجہ پالیسی اور مشرق وسطیٰ پر رپورٹ کرتا ہے، 5 اگست 2025 کو رپورٹ کیا کہ احمدی نژاد نے گوئٹامالا اور ہنگری کا سفر کیا تھا، یعنی ایسے دورے جنہیں بعض مبصرین نے غیر معمولی قرار دیا، خاص طور پر ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ احمدی نژاد نے سن 2023 میں گوئٹامالا کا دورہ کیا، جو امریکہ کے بعد تل ابیب سے یروشلم اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے والا دوسرا ملک ہے۔ انہوں نے 2025 میں ہنگری کا بھی دورہ کیا، جہاں اس وقت کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی حکومت کو یورپ میں اسرائیل کے قریبی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ہنگری کے دورے کے بارے میں تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ احمدی نژاد کے بڈاپیسٹ کے دورے کے ختم ہونے کے 6 دن بعد ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملے شروع ہوئے۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، تاہم بعض مبصرین نے اسے مشکوک قرار دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سے پہلے امریکی جریدہ دی اٹلانٹک نرماک میں واقع محمود احمدی نژاد کے گھر پر حملے کی خبریں بھی دے چکا تھا۔ اس اشاعت میں لکھا گیا تھا کہ احمدی نژاد کے بعض رشتہ داروں کے مطابق ایران جنگ کے پہلے دن ہونے والا یہ حملہ انہیں نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اس میں ان کے گھر کی گلی کے داخلی راستے پر تعینات سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان کے بقول یہی فورسز دراصل احمدی نژاد کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے اس بیانیے کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے لکھا کہ احمدی نژاد کے حوالے سے امریکی اسرائیلی منصوبہ ایران کی قیادت میں تبدیلی کے ایک بڑے منظرنامے کا حصہ تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق محمود احمدی نژاد کو اس منصوبے کے کچھ حصوں کا علم تھا، لیکن بعد میں وہ اس سے بددل ہو گئے۔ اس موضوع پر نیو یارک پوسٹ نے ایک تنقیدی رپورٹ میں لکھا کہ اس بیانیے کو ماہرین کی جانب سے سنجیدہ شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔
کہانی کا یہ حصہ معاملے کو مزید حساس بنا دیتا ہے کہ اگر احمدی نژاد کو حملے سے پہلے اس منظر نامے کی کسی حصے کا بھی علم تھا تو یہ معلومات انہیں کیسے پہنچی، اور اگر وہ اس سے لا علم تھے تو پھر اس منصوبہ بنانے والوں نے کیوں یہ تصور کیا کہ بحران کے وقت وہ ان کے کھیل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ان سوالات کے واضح اور حتمی جوابات ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے لیے BBC فارسی سے گفتگو کرنے والے 3 امریکی ماہرین اس بات پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ احمدی نژاد کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا کوئی سنجیدہ عملی منصوبہ موجود تھا۔ نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر اور امریکن فارن پالیسی کونسل میں انسداد دہشت گردی کے سینئر فیلو میکس ابراہمز کہتے ہیں کہ اس بیانیے کو بہت زیادہ احتیاط اور شکوک کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے دوران بڑی تعداد میں غلط معلومات گردش کر رہی تھی، اور یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اسرائیل احمدی نژاد جیسے شخص کی واپسی کا خیر مقدم کرے گا جو ہولوکاسٹ کا انکار کرتا تھا اور ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کی ایک معروف تاریخ رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی احمدی نژاد ایران کی قیادت کے لیے کوئی پرکشش آپشن نہیں تھے، کیونکہ ان کی اقتدار میں واپسی ایک فاتح اور تبدیلی لانے والی صدر کی شبیہ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ امریکن فارن پالیسی کونسل کے سینئر نائب صدر اور اسٹیٹ کرافٹ اینڈ اسٹریٹجی کے ایڈیٹر ایلون برمن کا بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کو اسرائیل اور امریکہ کے کسی قابل اعتبار عملی منصوبے کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق احمدی نژاد کا ہولوکاسٹ سے انکار اور ایران کے جوہری پروگرام کو تیز کرنے میں ان کا کردار دونوں ہی ایسے عوامل ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس طرح کے آپشن کو انتہائی مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ برمن کے خیال میں زیادہ امکان یہ ہے کہ احمدی نژاد کا نام دیگر ممکنہ آپشنز کے ساتھ زیر غور آیا ہوگا، لیکن آخر کار وہ امریکہ اور اسرائیل کی اولین ترجیح نہیں ہے۔ تاہم یہ بات خود میں ہی سوالیہ نشان ہے کہ احمدی نژاد کو ایران کی مستقبل کی قیادت کے ممکنہ آپشن میں شمار کیا گیا۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو اور پینٹاگون کے سابق عہدیدار مائیکل رابن اس بیانیے کو خیالی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز اپنے قارئین سے بے نام ذرائع پر حد سے زیادہ انحصار کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تاہم رابن کا یہ بھی ماننا ہے کہ مغرب میں بہت سے لوگ اب تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ایرانی معاشرے کے ایک حصے میں احمدی نژاد کیوں مقبول رہے ہیں۔ ان کے مطابق اپنی صدارت کے دوران احمدی نژاد نے خود کو ایک عوامی اور بدعنوانی کے مخالف سیاستدان کے طور پر پیش کیا۔ وہ صوبوں کے دورے کرتے تھے، عوامی اجتماعات میں لوگوں کے مسائل سننے، مقامی حکام سے کھلے عام سوالات کرنے اور بعض اوقات مسائل کے حل کے لیے براہ راست رقم بھی تقسیم کرتے تھے۔ یقیناً بعد میں احمدی نژاد کے قریبی ساتھیوں پر بھی بدعنوانی کے الزامات عائد ہوئے، اگرچہ احمدی نژاد نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کی حکومت نے چوروں کے ہاتھ پکڑے، اس لیے اب عدلیہ کی طرف سے ان پر چوری اور بدعنوانی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ معاشرے کے نچلے اور محروم طبقات کے کچھ حصوں کے لیے احمدی نژاد کو اسلامی جمہوریہ کے روایتی سیاستدانوں سے مختلف بنا کر پیش کیا، ایک ایسی مقبولیت جس کے آثار بعض مبصرین کے مطابق آج بھی ایرانی معاشرے کے کچھ حصوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس دوران نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ پر اٹھنے والے شکوک کے جواب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اخبار کو اپنی رپورٹ پر مکمل اعتماد ہے اور اس بات پر زور دیا کہ شائع شدہ بیانیہ امریکی، اسرائیلی اور ایرانی عہدیداروں اور واقعے کی تفصیلات سے آگاہ ذرائع کے ساتھ گفتگو کا نتیجہ ہے۔ بعض امریکی تجزیہ کاروں کے برعکس جنہوں نے BBC فارسی سے گفتگو میں ابتدائی بیانیے پر سوال اٹھایا، اسرائیل کے چند صحافیوں اور سیکیورٹی ماہرین نے زیادہ توجہ اس نقطے پر دی ہے کہ اگر ایسا کوئی منظرنامہ واقعی موجود تھا تو یہ ایران کے طاقت کے ڈھانچے اور معاشرے کے بارے میں اسرائیل کی گہری غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈینی سیٹرنووچ، جو اسرائیلی انسٹیٹیوٹ برائے قومی سلامتی کے سینئر فیلو اور اسرائیل کے فوجی انٹیلیجنس کے تحقیقی شعبے میں ایران ڈویژن کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے ایکس پر لکھا کہ احمدی نژاد کو تاج پہنانے کی کوشش ایرانی سیاسی نظام کی گہری ناسمجھی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ احمدی نژاد کی اینٹی سیمیٹک بیانات کی تاریخ ہے، اور اگرچہ ان کی علی خامنئی اور پاسداران انقلاب کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، لیکن ان کی طاقت کے ڈھانچے کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں تھی اور پاسداران انقلاب نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی۔
سٹرینووچ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ احمدی نژاد کو اقتدار میں لانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پورے نظام کا منہدم ہونا ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ فضائی حملوں اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی صحافی اور سیکیورٹی تجزیہ کار یوسی میلمن، جو برسوں سے موساد اور اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی ایکس پر لکھا کہ یہ کہانی کئی حوالوں سے پاگل پن پر مبنی لگتی ہے۔ ان کے مطابق اگر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ درست ہے تو یہ ظاہر کرتی کہ موساد اور اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس نے ایران کو کس حد تک غلط سمجھا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نسلی اقلیتوں یعنی کردوں کے حملوں اور فضائی کارروائیوں کے ذریعے ایران کے خاتمے کے خیال کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اسرائیل اور امریکہ کے جنگی منصوبہ ساز خیالی دنیا میں رہ رہے تھے۔ زہر زمیں، جو اسی ادارے میں ایران اور شعبہ محور پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کے ایک موقف میں کہا کہ ایسے منظرناموں کا بنیادی مسئلہ ایرانی معاشرے کو حد سے زیادہ سادہ تصور کرنا اور ایران کی طاقت کے پیچیدہ ڈھانچے کو نظر انداز کرنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل واقعی ایران میں سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں تو انہیں جادوئی نوعیت کے حل کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ جلا وطن رہنما ہوں، نسلی گروہ ہوں یا ایسا سیاستدان جن کے پاس کوئی حقیقی تنظیمی ڈھانچہ یا عوامی بنیاد موجود نہ ہو۔ تو اب آخر میں ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود ایک سوال برقرار رہتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر احمدی نژاد ہی کیوں، ان کا نام کیوں سامنے لایا گیا؟ شاید اس کا جواب ان کی 3 خصوصیات کے ایک عجیب و غریب امتزاج میں پوشیدہ ہے: شہرت، داخلی تجزیہ اور علی خامنئی سے فاصلہ۔ احمدی نژاد ایران کے اندر ایک معروف شخصیت ہیں، حکومت چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، معاشرے کے نچلے طبقات کی زبان اور نفسیات کو سمجھتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کے نظام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کچھ غیر ملکی ماہرین کے نقطہ نظر سے یہی خصوصیات انہیں انتشار کے وقت ایک ممکنہ آپشن بنا سکتی ہے، ایک اتحادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عارضی چہرے کے طور پر جو طاقت کے ڈھانچے میں دراڑ ڈالنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ محمود احمدی نژاد میں اس طرح کی کردار کو حاصل کرنے کے لیے نمایاں کمزوریاں بھی موجود ہیں۔ ان کے پاس نہ تو مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہے اور نہ ہی فوج اور پاسداران انقلاب میں انہیں قبولیت حاصل ہے۔ اس دوران مختلف اندرونی اور بیرونی اپوزیشن گروہوں نے بھی اب تک ان کے ساتھ کسی اتحاد میں دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے، اور احمدی نژاد کی اس صلاحیت پر بھی سنجیدہ سوالات موجود ہیں کہ کوئی قومی سطح کا اتحاد قائم کر سکتے ہیں وہ۔ یہی حدود اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ اگر محمود احمدی نژاد بیرونی مداخلت کی لہر پر سوار ہو کر منظر عام پر آتے تھے تو بہت جلد انہیں اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا کہ آخر وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں نے ایران کے سیاسی ماحول میں ایک پرانا سوال دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ کیا احمدی نژاد واقعی وہی تھے جو وہ خود کو ظاہر کرتے تھے؟ ان کے بعض ناقدین کے نزدیک ان کے بدلتے رویے کا سلسلہ صدارت کے دور سے لے کر بیرون ملک دوروں تک اور حالیہ جنگ کے بارے میں خاموشی تک حد سے زیادہ بے ترتیب محسوس ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ احمدی نژاد کی پالیسیز نے ایران کو عالمی سطح پر مزید تنہائی کا شکار کیا ہے، جوہری تنازع کو بحران کی سطح تک پہنچایا اور ایران پر عائد پابندیوں میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو بہترین پروپیگنڈا مواد فراہم کیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ محمود احمدی نژاد پر ان قوتوں کے قریب جانے کی کوشش کا الزام لگا ہو جن کے ساتھ دشمنی کو وہ برسوں اپنی سیاسی شناخت کا حصہ بتاتے رہے۔ احمدی نژاد جو اپنی صدارت کے دوران اپنی سیاسی ساکھ کا بڑا حصہ اصلاح پسند رہنماؤں محمد خاتمی اور میر حسین موسوی کے ساتھ محاذ آرائی سے حاصل کرتے تھے، اقتدار سے باہر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ستمبر 2014 میں بعض مقامی ذرائع نے خبر دی کہ انہوں نے اصلاح پسندوں سے رابطے بڑھانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ محمد خاتمی سے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اور آخر میں شاید سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ احمدی نژاد نے کبھی دانستہ طور پر اسرائیل کے مفادات کی خدمت نہ بھی کی ہو، ان کے ناقدین کا ماننا ہے کہ ان کی خارجہ اور داخلی پالیسیز نے عملی طور پر ایرانی خطرے کے اسرائیلی بیانیے کو تقویت دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے منظرناموں میں ان کا نام بیک وقت عجیب بھی لگتا ہے اور کسی حد تک قابل فہم بھی۔ ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا ممکن نہیں، لیکن بنیادی تصاد
یہی ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو برسوں تک سخت ترین مخالف اسرائیل موقف کے لیے جانا جاتا رہا، آج بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے کچھ حلقوں کی نظر میں ایران کے مستقبل کے لیے ایک ممکنہ آپشن بھی تصور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہی تضاد ایرانی سیاست کے سب سے عجیب سوالات میں سے ایک کو دوبارہ زندہ کرتا ہے: محمود احمدی نژاد آخر حقیقت میں ہے کون؟ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔